केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर अरुणाचल प्रदेश में हैं। इस दौरान वो कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला भी रखेंगे। तिरप में मौजूद अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि साल 2014 से 2022 की मोदी यात्रा में मोदी जी ने दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट में जो अंतर था उसे खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश नॉर्थ ईस्ट को अपने राज्य जितना ही प्यार करता है और नॉर्थ ईस्ट भी आज गर्व से खुद को भारत का हिस्सा कहता है। अमित शाह ने कहा कि 8 साल के अंदर ये परिवर्तन ऐसे ही नहीं आया है। आज तक कोई भी प्रधानमंत्री 50 बार नॉर्थ ईस्ट नहीं आया। मोदी जी 8 साल में 50 बार से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट आ चुके हैं। वो रास्ते में मुझसे बात करते थे। अरुणाचल एक दृष्टि से देखिए तो 7 अर्थ में नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट में भी नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल और समग्र नॉर्थ ईस्ट के अंदर कई प्रकार की समस्याओं को हमने सालों तक झेला है। अब धीरे धीरे समस्या का निरसन भी हो रहा है, निवारण भी हो रहा है। परंतु अरुणाचल कभी भी इस समस्याओं से घिरी हुई नहीं देखा। अरुणाचल के समस्याओं को हमने कभी भी वो समस्याओं के कारण संताप में नहीं देखा है। इसका कारण 50-55 साल से रामकृष्ण मठ का यहाँ सेवा का यज्ञ जो चल रहा है। मेरे राज्य में भी रामकृष्ण मिशन की गतिविधियां हैं। देश के हर क्षेत्र के अंदर है, दूरदराज पहाड़ी इलाकों में है, आदिवासी क्षेत्रों में है। हर जगह जहां जहां रामकृष्ण मिशन ने काम किया, अपना मिशन लेकर पहुंचे, उन्होंने सबसे बड़ा काम किया स्थानीय संस्कृति, स्थानीय सभ्यता, स्थानीय संगीत, स्थानीय भाषा और स्वधर्म को बचाने का काम किया और उसको अक्षुण्ण रखने का काम किया। और पूरा अरुणाचल आज राष्ट्र की मुख्य धारा में है, अपनी संस्कृति को संजोए हुए, अपने संगीत को संजोए हुए, अपनी भाषा को भी बचाए हुए और स्वधर्म के मार्ग पर चल रहा है। उसका मुख्य कारण 55 साल से रामकृष्ण मठ के सन्यासियों ने यहाँ जो तपस्या करी है वो है। आज मैं यहाँ आया हूं तब लोथा खुनबाओ को और डांगवांग को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। और उन्हीं के नाम पर एक क्षेत्र को नरोत्तम नगर से हम जानते हैं। मित्रों, अरुणाचल एक ऐसा प्रदेश है जिसने कई संकट झेले, परंतु भारत के साथ अपना आत्मीय रिश्ता हमेशा के लिए बनाए रखा है। और इसलिए जब जब भी अरुणाचल आते हैं, यहां से एक ऊर्जा और देशभक्ति के संस्कार लेकर ही वापस जाते हैं। मैं अरुणाचल की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत अरुणाचल की जनता को प्रणाम करना चाहता हूं। रामकृष्ण मिशन एक परमहंस की स्मृति में एक सन्यासी ने दी हुई सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। भारत में गुरु दक्षिणा की परंपरा बहुत चिर पुरातन है, मगर किसी भी शिष्य ने अपने गुरु को इतनी बड़ी गुरु दक्षिणा नहीं दी होगी जो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर कर परमहंस रामकृष्ण जी को। गुरु के संदेश को कोई चकाचौंध के बगैर त्याग, समर्पण, बलिदान और संन्यस्त भाव से पूरे देश भर के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर पहुंचाना और सेवा और समर्पण को ही अपना धर्म समझकर आगे बढ़ना, ये शायद विवेकानंद जी के बगैर कोई नहीं सोचा। और इसीलिए अपनी मुक्ति तथा विश्व कल्याण के लिए इस सूत्र को लेकर रामकृष्ण मिशन आगे बढ़ा है। और रामकृष्ण मिशन 125 साल लगभग होने के समय पर, जहां भारत की भूमि पर सबसे पहला सूर्य का किरण पड़ता है, वो हमारे अरुणाचल में
इतने दूर सुदूर क्षेत्र के अंदर शिक्षा का, व्यक्ति निर्माण का, राष्ट्र भक्ति का और संस्कृति और सद्धर्म के बचाव का काम लेकर इतने सालों से काम कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे पूर्व विद्यार्थी हैं। अनेक लोगों ने देश के निर्माण में बड़ा योगदान दिया है, मगर उनको छोटे से बच्चे से अच्छा नागरिक बनाने की यात्रा ये रामकृष्ण मिशन के इस मठ के कारण, रामकृष्ण मिशन के ये मिशन के कारण आज हुई। रामकृष्ण मिशन से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का भी काफी जुड़ाव रहा। मैं इसमें जाना नहीं चाहता, परंतु मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अनेक रोगियों की सारवार करते करते, अनेक विद्यार्थियों के जीवन को गढ़ते गढ़ते, अनेक प्रकार की कुरीतियों से समाज को बचाते बचाते और समाज की आंतरिक चेतना जो हमारी संस्कृति होती है इस पर की कितने प्रकार के आक्रमण को रोकते रोकते आज रामकृष्ण मिशन ने एक पुण्य का बहुत बड़ा लोक अर्जित किया है और पूरा देश ये पुण्य के लोक को प्रणाम करता है। और आज मैं भी यहाँ पर एक चिट्ठी मुझे लिखी थी अच्युतानंद जी ने, मैंने तुरंत ही प्रेमा खांडू को फोन कर दिया था कि मैं आऊंगा। मैं यहाँ जो संतगण बैठे हैं, सन्यासी बैठे हैं, मैं आप लोगों की तरह सब कुछ छोड़कर यहाँ आ तो नहीं सकता हूँ, मगर सब कुछ छोड़कर आप यहाँ काम कर रहे हैं, इसको प्रणाम कर कर, उसको अनुमोदन कर कर जरूर मैं आपको यहाँ पर आकर मिल तो सकता हूँ, इसलिए आज मैं यहाँ पर उपस्थित। मित्रों, अरुणाचल जैसा मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट में भी नॉर्थ ईस्ट है और मोदी जी ने 2014 से हमारे उत्तर पूर्व को अनेक समस्याओं से ग्रस्त नॉर्थ ईस्ट को बदलने का शुरुआत किया। मैं मेरे जीवन में नॉर्थ ईस्ट में पहली बार विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में आया था। किसी के घर पर ठहराया गया, मुझे घर के अंदर संवाद चालू हुआ तो कहां से आ रहे हैं आप? मैंने बोला गुजरात से आ रहा हूं। कि अच्छा भारत से आ रहे हैं? मेरे मन में एक बहुत बड़ा आघात हुआ। नॉर्थ ईस्ट का परिवार मुझे पूछता है कि आप भारत से आ रहे हो। आज 2014 से 2022 की ये यात्रा में 8 साल में मोदी जी ने दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो अंतर था उसको समाप्त कर दिया। पूरा देश नॉर्थ ईस्ट को अपने राज्य जितना ही प्यार करता है और नॉर्थ ईस्ट भी गौरव के साथ आज कह रहा है, हाँ हम महान भारत का हिस्सा है, हम भारत। 8 साल के कम अंतराल के अंदर परिवर्तन लाना वो वैसे ही नहीं हो। आजादी के 75 साल का ये वर्ष अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज तक कोई भी प्रधानमंत्री 50 बार नॉर्थ ईस्ट में नहीं आया है। मोदी जी 8 साल में 50 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों की मुलाकात। आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति के तहत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नॉर्थ ईस्ट की भाषाओं की चिंता नहीं की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट की भाषाओं की चिंता की है और नई शिक्षा नीति के तहत उनको प्राथमिक शिक्षा उस भाषा में देने की शुरुआत भी की है। प्रेमा खांडू जी भी अरुणाचल की भाषाओं को संभालने के लिए काफी काम हर प्रकार से, चाहे मन से नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भारत के बाकी हिस्से से जोड़ना हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी से जोड़ना हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी से जोड़ना हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी से जोड़ना हो, हजारों लाखों करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट के लिए देकर इस हिस्से को भारत के साथ एक आत्मीय लगाव खड़ा करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, मैं पहले पूरे नॉर्थ ईस्ट का दौरा पार्टी का अध्यक्ष था, भारतीय जनता पार्टी का, तब मैंने किया था। तब भी नॉर्थ ईस्ट को काफी अच्छे से जानने का प्रयास किया। जब गृह मंत्री बना तो नॉर्थ ईस्ट मेरे डिपार्टमेंट के अंदर ही आ गया।
अनेक प्रकार के अलग अलग समस्याएं जो खड़ी करी, कोई समस्या ही नहीं, मगर खड़ी की गई समस्याओं को शयन तरीके से धीरे धीरे नरेंद्र मोदी सरकार ने धैर्य पूर्वक एक एक कर इसका समाधान ढूंढ निकाला। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि 8 साल के अंदर 9,000 से ज्यादा युवा जो रास्ता भटक गए थे, हाथ में हथियार लेकर अपने ही देश के सामने युद्ध का ऐलान किए हुए थे, हथियार डालकर आज मुख्य धारा में सम्मिलित होकर भारत के विकास के लिए काम कर। तो वहीं असम में भारी बारिश की वजह से स्थिति गंभीर बनी हुई है। असम के 29 जिलों में 7 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। असम के कई इलाके बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। इसके कारण आम जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तो वहीं 20 मई को कछार, लखीमपुर और नगांव जिले में बाढ़ के पानी में डूबने से 2 बच्चों सहित 4 लोगों की जान चली गई थी। रिपोर्ट की माने तो असम बाढ़ में 9 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि भूस्खलन की घटनाओं में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात के अरावली जिले में शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया, जहां 3 ट्रकों की आपस में टक्कर हो गई। इसके बाद उसमें आग लगी और तीनों ट्रक जलकर खाक हो गए। घटना में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को काबू में पाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। तो वहीं लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में राहुल गांधी के दिए गए बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है। जी हां, भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस वार्ता कर राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी पर भी हमला बोला है। गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सेमिनार में जाते हैं और वहां जाकर देश की छवि को धूमिल करते हैं। ये उनकी आदत हो गई है। राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाते हैं लंदन, और वहां पे एक सेमिनार होता है जिसका शीर्षक था आइडियाज फॉर इंडिया। विदेशी धरती पर अगर कोई नागरिक जाता है और जो धरती का पुत्र होता है, भारत मां से प्रेम करता है, वो अपने देश की एक ऐसी छवि प्रकाशित करता है जिससे कि न केवल 135 करोड़ भारतीयों को, बल्कि जो भारतीय मूल के निवासी हैं और वहां के निवासी हैं, उनको भी लगे कि भारत कितना महान देश है। लेकिन ये आदत हो गई है राहुल गांधी और गांधी परिवार की, मोदी जी से नफरत की आग में जलते जलते वो भारत माता के खिलाफ ही वक्तव्य देने लगे। और इस सेमिनार का शीर्षक कांग्रेस पार्टी को आइडियाज फॉर डिस्ट्रॉइंग इंडिया रखना चाहिए, क्योंकि यही उनकी मानसिकता है। भारत को नीचा दिखाओ, मोदी जी से नफरत करो। और इस बात पे अब भारत की जनता को शक नहीं रहा है कि राहुल गांधी इज अ हैबिचुअल ऑफेंडर। ये हर बार गलती करते हैं और दूसरी बार इनके सामने केवल एक ही लक्ष्य होता है कि अपनी पिछली गलती से बड़ी गलती मैं कैसे करूं। एक अपरिपक्व नेता, एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर सकते हैं, स्वस्थ राजनीति का यह हिस्सा है, लेकिन आप हमारे देश के लिए, भारत के लिए अगर अपशब्द कहेंगे, बेबुनियाद आरोप लगाएंगे, तो ना केवल भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेगी। हमारा यह मानना है 135 करोड़ भारतीय जो हैं, वो आपकी इस नफरत की विचारधारा को नेस्त नाबूद कर देंगे।
ये भी एक सवाल आता है कि क्या ये संयोग है या प्रयोग है? एक हताश कांग्रेस और उसके एक विफल नेता राहुल गांधी जब भी विदेशी धरती पर जाते हैं, चाहे वो लंदन हो, बर्कली अमेरिका में हो, सिंगापुर हो, उनके वक्तव्य कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि आज की कांग्रेस पार्टी 84 से लेके अब तक जो मिट्टी का तेल हाथ में लेके चलती है ना, मुझे दिखाओ चिंगारी, मैं डालूंगा मिट्टी का तेल। वो मिट्टी का तेल बुझा नहीं है। आग लगी रहे देश में, सौहार्द बिगड़ा रहे, एक प्रगतिशील मजबूत भारत श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैसे बन रहा है। और सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, ये मिट्टी का तेल, राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी ने देश में मिट्टी का तेल छिड़का। नहीं राहुल गांधी जी, मिट्टी का तेल तो कांग्रेस पार्टी छिड़कती है। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, 1984 का जो नरसंहार हुआ, जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कत्लेआम करवाया, उस मिट्टी के तेल को डालने वाले कांग्रेस पार्टी के ही नेता थे। और ये ट्वीट अधीर रंजन चौधरी जी के ट्विटर हैंडल से 21 मई 2022 क्या कहता है? राजीव गांधी की तस्वीर दिखा के, When a big tree falls, the earth shakes. जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और जब धरती हिलती है तो कुछ हजार नागरिक मार दिए जाते हैं। यह हालत है आज कांग्रेस पार्टी में। और यह कांग्रेस पार्टी के एक विफल पार्ट टाइम अपरिपक्व नेता मिट्टी के तेल की बात करते हैं। 8 साल विपक्ष में रहने के बाद कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगने लगा है कि विपक्ष की केवल एक ही भूमिका होगी, हाथ में मिट्टी का तेल लेके चलो, लोगों को भड़काओ, दंगे बढ़ाओ। अगर विदेशी धरती पे हो तो भारत की सारी अच्छाइयों को छुपा के केवल बुराई करो, और वो भी झूठ बोलकर। नहीं राहुल गांधी जी, भारतीय जनता पार्टी से ही सीख ले लीजिए। विपक्ष में दशकों रहे, लेकिन हमेशा अगर भूमिका निभाई तो एक सकारात्मक विपक्ष की। सत्तारूढ़ कांग्रेस को कमियां तो बताई, लेकिन सत्ता का लालच नहीं था कि सत्ता पाने के लिए हम देश का नुकसान कर देंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी जवाबदेही जनता के प्रति होनी चाहिए। एक जनप्रतिनिधि अपना जीवन जनता के लिए समर्पित कर दे। नकारात्मकता जनप्रतिनिधि के लिए खतरनाक है। जनता भी फिर इसी भाव के साथ आपको लेती है। ठेके पट्टे व ट्रांसफर पोस्टिंग से विधायक दूर रहे। राजनेता अब अविश्वास का प्रतीक बन गया। इसे विधानसभा में अपने आचरण व मुद्दों चर्चा के जरिए दूर किया जा सकता है। मुख्यमंत्री शनिवार को विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम में बोल रहे थे। सुनिए क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। लोकतंत्र में हमने जनता को जनार्दन का स्वरूप माना है। हमारी जवाबदेही जनता के प्रति है, और मैंने इस बात को देखा है। मैं 1998 से सक्रिय रूप से सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूं। एक सांसद के रूप में विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री और विधान परिषद सदस्य के रूप में
और इस 18वीं विधानसभा में मैं भी आपकी तरह एक नए सदस्य के रूप में आपके बीच में आया हूं, तो स्वाभाविक रूप से एक विधायक के रूप में भी मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि एक जनप्रतिनिधि अपना जीवन जितना व्यवहारिक बना ले, जनता के साथ उसका संवाद जितना अच्छा होगा, साथ साथ वह जिस मजबूती के साथ ईमानदारी पूर्वक जनता की समस्या के लिए प्रयास प्रारंभ करेगा, जनता की अपेक्षाओं पर वह उतना ही खरा उतरता हुआ दिखाई देगा। नकारात्मकता किसी जनप्रतिनिधि को कभी आगे नहीं बढ़ा सकती, कभी नहीं। मैंने हमेशा देखा है, मैं इस चुनाव में भी देख रहा था, एक मान्य सदस्य थे, वो छोटी छोटी बातों को लेकर धरना प्रदर्शन करते थे, जाम करते थे, विकास की कोई योजना आती थी तो भी धरना प्रदर्शन शुरू होता था। और मैं इस चुनाव में जब रिजल्ट जिस दिन आ रहे थे, मैंने कहा यार उस विधानसभा का थोड़ा रिजल्ट दिखाओ, पता लगा वो चौथे नंबर पर थे। आप देख सकते हैं जनता कितनी जागरूक है, उसे मालूम है लोकतंत्र में जनता को जनार्दन का स्वरूप वैसे ही नहीं माना गया है, उसे एक एक गतिविधि की जानकारी होती है। और गतिविधि की जानकारी किस रूप में होती है? विधानसभा की हमारी कार्रवाई चल रही है, हम में से ज्यादातर लोगों में होड़ क्या लगती है कि हम जिस रूप में अपनी बात को कह दें, बस एक बार प्रोसीडिंग का हिस्सा बनना चाहिए। लेकिन याद रखना, अगर आपकी बात नकारात्मक है, नेगेटिव है, तो जनता भी उसको नकारात्मक भाव के साथ ही लेती है, उसका कोई क्रेडिट आपको नहीं मिल पाता है, बल्कि आपकी एक खराब छवि प्रस्तुत होती है। और अगर हमारे भाव सकारात्मक हैं, प्रदेश हित में है, देश हित में है, जनता के हित में है, लोक कल्याण के हित में है, तो जनता भी उसी भाव के साथ लेती है। कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता जी, उनसे कुछ भी नहीं छुपा रहता है। और इसलिए एक सकारात्मक भाव के साथ कार्य करते हुए जब हम जन अपेक्षाओं पर खरा उतरते हैं, तो जनता हमें बार बार समर्थन देती है। और जिस मुद्दे को आप सकारात्मक भाव के साथ उठाते हैं, उसका परिणाम भी उसी प्रकार से सकारात्मक रूप से मिलता हुआ दिखाई देता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की शनिवार को 31वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने उनके समाधि स्थल वीर भूमि पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी 31वीं पुण्यतिथि पर याद करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि उनके पिता एक दूरदर्शी नेता थे, जिनकी नीतियों ने आधुनिक भारत को आकार देने में मदद की है।